सोनम वांगचुक इस वक्त दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हैं, लेकिन इस समय सबसे बड़ी चर्चा उनके स्वास्थ्य या बीमारी की नहीं बल्कि उनके अधिकारों की हो रही है। सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से भूख हड़ताल पर बैठा हो तो क्या सरकार उसकी इच्छा के खिलाफ उसका अनशन खत्म करवा सकती है? क्या कोर्ट ऐसा आदेश दे सकता है? क्या डॉक्टर जबरदस्ती ड्रिप या खाना दे सकते हैं? और अगर मरीज फैसला लेने की हालत में न रहे तो क्या उसकी जगह पर उसकी पत्नी फैसला ले सकती है? इन सवालों की शुरुआत हुई सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे आंगमो के एक सोशल मीडिया पोस्ट से। उन्होंने साफ कहा कि उनकी परिवार और डॉक्टरों की जानकारी और सहमति के बिना सोनम वांगचुक को मुंह से या नस के जरिए कुछ भी नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि वे खुद अस्पताल में मौजूद हैं और हर मेडिकल फैसले पर नज़र रख रही हैं। यह बयान तब आया जब डॉक्टरों की सलाह और दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस उन्हें जंतर मंतर से सफदरजंग अस्पताल ले गई। अब सबसे अहम सवाल, क्या दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनम वांगचुक का अनशन खत्म करने का आदेश दिया है? जवाब है नहीं। यही पूरे मामले का सबसे अहम कानूनी पहलू है। हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में मांग जरूर की गई थी कि जरूरत पड़ने पर सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाकर फोर्स फीडिंग की जाए ताकि उनकी जान बचाई जा सके, लेकिन 16 जुलाई के अपने आदेश में हाई कोर्ट ने कहीं भी फोर्स फीडिंग का निर्देश नहीं दिया। अदालत ने सिर्फ इतना कहा कि हर नागरिक का जीवन कीमती है, सरकार रोज उनकी यानी सोनम वांगचुक की मेडिकल जांच कराए, डॉक्टर लगातार निगरानी रखें और ज़रूरत पड़ने पर आवश्यक मेडिकल इलाज उपलब्ध कराया जाए। यानी कोर्ट ने मेडिकल इंटरवेंशन की बात की, फोर्स फीडिंग की नहीं। यहीं से पूरा कानूनी फर्क शुरू हो जाता है, क्योंकि मेडिकल इंटरवेंशन का मतलब सिर्फ एक चीज़ नहीं होता। इसमें ब्लड टेस्ट, ईसीजी, ब्लड प्रेशर की जांच, ऑक्सीजन आईसीयू या नस के जरिए दवा देना जैसी कई चीज़ें शामिल हो सकती हैं। लेकिन क्या इसमें ज़बरदस्ती खाना या पोषण देना भी शामिल है? इसका जवाब कोर्ट ने अपने आदेश में नहीं दिया, लेकिन अदालत ने डॉक्टरों को मेडिकल स्थिति के हिसाब से फैसला लेने की छूट ज़रूर दी है। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं कि कोर्ट ने यह नहीं कहा कि मरीज की इच्छा के खिलाफ उसका अनशन खत्म करवा दिया जाए। अब सवाल उठता है कि क्या पुलिस किसी भूख हड़ताल पर बैठे व्यक्ति को जबरदस्ती खाना खिला सकती है? इसका जवाब भी सीधा नहीं है। भारत के किसी कानून में पुलिस को ऐसी सामान्य शक्ति नहीं दी गई है कि वह किसी व्यक्ति के मुंह में जबरदस्ती खाना डाल दे। लेकिन अगर डॉक्टर लिख कर दें कि मरीज की जान को तत्काल खतरा है और अस्पताल में भर्ती करना ज़रूरी है और अदालत भी जीवन बचाने की बात कहे, तब पुलिस उसे अस्पताल ज़रूर पहुंचा सकती है। सोनम वांगचुक के मामले में दिल्ली पुलिस का भी यही कहना है कि उसने डॉक्टरों की सलाह और हाई कोर्ट के निर्देश के आधार पर कार्रवाई की, लेकिन अस्पताल पहुंचा देना और जबरन अनशन खत्म करवा देना दोनों अलग अलग बातें हैं। अब मान लीजिए कि अस्पताल पहुंचने के बाद भी सोनम वांगचुक खाना, ड्रिप या कोई पोषण लेने से मना कर दें, तब क्या होगा? इसका जवाब मेडिकल कानून और मेडिकल एथिक्स में मिलता है। भारत में इलाज का सबसे बड़ा सिद्धांत है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी अगर मरीज पूरी तरह होश में है, मानसिक रूप से सक्षम है और अपने फैसले के नतीजे समझता है, तो सामान्य स्थिति में डॉक्टर उसकी इच्छा के खिलाफ इलाज नहीं कर सकते। लेकिन इसे पेशेंट ऑटोनॉमी कहा जाता है, यानी अपने शरीर पर फैसला लेने का अधिकार। लेकिन इसका अपवाद भी है। अगर डॉक्टर यह लिख दे कि मरीज अब फैसला लेने की स्थिति में नहीं है या उसकी जान पर तत्काल खतरा है, तब जीवन बचाने के लिए आपातकालीन इलाज शुरू किया जा सकता है। इसलिए इस पूरे मामले में डॉक्टरों की मेडिकल राय सबसे निर्णायक होने वाली है। अब बात उस मामले की जिसका सबसे ज्यादा जिक्र इस मामले के साथ जोड़कर हो रहा है, मणिपुर की इरोम शर्मिला।
कई लोग कह रहे हैं कि उन्हें भी सालों तक जबरन खाना खिलाया गया था, इसलिए सोनम वांगचुक के साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पूरी सच्चाई जाननी जरूरी है। इरोम शर्मिला ने नवंबर 2000 में मणिपुर में AFSPA के विरोध में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी। उस समय भारतीय दंड संहिता की धारा 309 यानी आत्महत्या के प्रयास का कानून लागू था। मणिपुर सरकार ने उनकी भूख हड़ताल को आत्महत्या का प्रयास माना। उन्हें बार बार गिरफ्तार किया गया, अस्पताल में रखा गया और नाक में नली डालकर तरल आहार दिया जाता रहा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह किसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नहीं हुआ। यह उस समय की सरकारी कार्रवाई थी जो आईपीसी की धारा 309 के आधार पर की जाती थी। हालांकि आज स्थिति बदल चुकी है। 2018 से मेंटल हेल्थ केयर एक्ट लागू है। इसकी धारा 115 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है तो सामान्य तौर पर माना जाएगा कि वह गंभीर मानसिक तनाव में था। यानी धारा 309 का इस्तेमाल पहले की तरह नहीं किया जा सकता। इसलिए इरोम शर्मिला और सोनम वांगचुक की कानूनी स्थिति बिल्कुल एक जैसी नहीं मानी जा सकती। इसलिए इरोम शर्मिला का उदाहरण जरूर महत्वपूर्ण है, लेकिन सीधे सीधे इस मामले पर लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सवाल सिर्फ कोर्ट या पुलिस का नहीं है, सवाल डॉक्टरों का भी है। और यहीं आता है एक ऐसा दस्तावेज जिसका जिक्र दुनिया भर में भूख हड़ताल के मामलों में होता है। इसका नाम है डिक्लेरेशन ऑफ माल्टा ऑन हंगर स्ट्राइक्स। इसे वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने तैयार किया है, जो दुनिया भर के डॉक्टरों का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है। हालांकि एक बात शुरू में ही बता दूं कि यह भारत का कानून नहीं है और ना ही सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला है। यह मेडिकल एथिक्स की गाइडलाइन है, लेकिन दुनिया भर में डॉक्टर और कई अदालतें इसे एक महत्वपूर्ण मानक मानती हैं। इस घोषणा में सबसे पहले कहा गया कि हर भूख हड़ताल आत्महत्या नहीं होती। कई लोग मरने के लिए नहीं, बल्कि अपनी मांग मनवाने के लिए भूख हड़ताल करते हैं। इसलिए डॉक्टर का पहला काम यह तय करना होगा कि क्या वह व्यक्ति अपनी मर्जी से यह फैसला ले रहा है, क्या वह पूरी तरह अपने होश में है, क्या उसे अपने फैसले के नतीजे समझ में आ रहे हैं और क्या वह किसी दबाव में नहीं है। इसे ही मेडिकल भाषा में डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कहा जाता है। अगर डॉक्टर यह मान लें कि भूख हड़ताल पर बैठा व्यक्ति मानसिक रूप से पूरी तरह सक्षम है और अपने फैसले के परिणाम समझता है, तो डिक्लेरेशन ऑफ माल्टा ऑन हंगर स्ट्राइक कहता है कि उसकी इच्छा के खिलाफ नाक में पाइप डालकर या नस के जरिए पोषण देना यानी फोर्स फीडिंग नैतिक रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी डॉक्टर को मरीज की इच्छा का सम्मान करना ही चाहिए। लेकिन अगर वही व्यक्ति बाद में इतना कमज़ोर हो जाए कि वह फैसला लेने की क्षमता ही खो दे, तब डॉक्टरों के सामने नई जिम्मेदारी आती है। ऐसे में सबसे पहले यह देखा जाता है कि मरीज ने पहले अपनी क्या इच्छा जाहिर की थी। अगर उसने पहले ही साफ कहा था कि वह कृत्रिम पोषण या फोर्स फीडिंग नहीं चाहता, तो मेडिकल एथिक्स कहती है कि उस इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन अगर उसने पहले कभी अपनी इच्छा स्पष्ट नहीं की थी, तब डॉक्टर मरीज के सर्वोत्तम हित में यानी बेस्ट इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर जीवन बचाने वाले इलाज पर फैसला ले सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या सोनम वांगचुक की पत्नी का बयान कानूनी रूप से फैसला बदल सकता है? इसका जवाब भी पूरी तरह डॉक्टरों की मेडिकल राय पर निर्भर करता है। अगर डॉक्टर लिखते हैं कि सोनम वांगचुक अभी पूरी तरह होश में हैं, लेकिन मानसिक रूप से सक्षम हैं और खुद फैसला ले सकते हैं, तब सबसे ज़्यादा महत्व उनकी अपनी इच्छा को मिलेगा, पत्नी की इच्छा को नहीं। क्योंकि कानून और मेडिकल एथिक्स दोनों यह मानते हैं कि जब तक मरीज खुद फैसला लेने की स्थिति में है, उसके शरीर से जुड़ा फैसला वही करेगा। लेकिन अगर डॉक्टर यह प्रमाणित कर दें कि अब सोनम वांगचुक डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी खो चुके हैं और इलाज के बारे में फैसला लेने की स्थिति में नहीं हैं, तब उनकी
पत्नी सबसे करीबी परिजन होने के नाते सैरोगेट डिसीजन मेकर की भूमिका निभा सकती हैं। डॉक्टर इलाज से जुड़े सामान्य फैसलों में उनकी सहमति ले सकते हैं, लेकिन यहाँ भी एक अहम सिद्धांत लागू होता है। पत्नी अपनी निजी इच्छा लागू नहीं कर सकती। उन्हें वही बताना होगा जो सोनम वांगचुक पहले अपनी इच्छा के रूप में जाहिर कर चुके हों। अगर सोनम पहले साफ कह चुके थे कि वो फोर्स फीडिंग नहीं चाहते, तो मेडिकल एथिक्स के मुताबिक पत्नी का काम उसी इच्छा को आगे रखना होगा। लेकिन अगर सोनम ने पहले कभी अपनी राय स्पष्ट नहीं की है, तब डॉक्टर और पत्नी मिलकर उनके हित में सर्वोत्तम फैसला ले सकते हैं। हालांकि अंतिम मेडिकल जिम्मेदारी डॉक्टरों की ही रहेगी। यही वजह है कि इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि पत्नी ने क्या कहा। असली सवाल यह है कि डॉक्टर अपनी मेडिकल रिपोर्ट में क्या लिखते हैं। क्या सोनम वांगचुक अभी भी अपने फैसले खुद लेने में सक्षम हैं? क्या उनकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी है? क्योंकि आगे की पूरी कानूनी और मेडिकल प्रक्रिया इसी एक निष्कर्ष पर निर्भर करेगी। इस पूरे मामले के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।